हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, द टॉपिक कॉल्ड ट्रांसमिशन लाइन। बात करते हैं सबसे पहले गेट इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में इसके वेटेज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप ये मान के चलेंगे ट्रांसमिशन लाइन में 1 से 3 मार्क्स के बीच का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपके सेट में। मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रॉब्लम 2 मार्क्स का होगा। सर 1 से 3 कैसे? मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी गेटिंग वन प्रॉब्लम विच विल हैव द वेटेज ऑफ 2 मार्क्स, और sometime you also got a situation where कि 1 नंबर का केवल एक क्वेश्चन पूछा है, और कुछ समय में यह भी देखने को मिला है कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन है और 2 नंबर के एक क्वेश्चन है। सो द वेटेज इज समवेयर 1 to 3 marks, but in general I can say you can expect 2 marks from the transmission line itself. Now if I compare with the rest of the topic which persist inside the electromagnetic theory of electronics, ये टॉपिक थोड़ा आसान सा टॉपिक है। सर ऐसा क्यों? आप किसी भी टॉपिक को उठा लो, चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, मैग्नेटोस्टैटिक्स से, मैक्सवेल इक्वेशन से, वेव प्रोपगेशन इन 3D स्पेस, रेक्टेंगुलर वेव गाइड या वेव गाइड, एंटीना डिजाइन, उन सब के सब टॉपिक में आपको एक थिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए वेक्टर कैलकुलस की। वेक्टर कैलकुलस का चाहे वो डॉट प्रोडक्ट का बेसिक मीनिंग हो, क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक मीनिंग हो, वेक्टर एडिशन का बेसिक मीनिंग हो, डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट, लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, अगर आपको इसकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है तभी ही आप उस टॉपिक में कमांड हासिल कर पाएंगे। बट एज सच ट्रांसमिशन लाइन में ऐसा कोई नीड नहीं है। इफ यू आर नॉट मच थरो विथ द वेक्टर कैलकुलस एक्सक्लूसिवली, you can easily deal with the problem related to the transmission line. तो अगर कोई EMFT बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं भी कर रहा है, so still I'll suggest they can take this topic which is nothing but transmission line separately and they can deal with transmission line easily. Is that part clear? Transmission line में वैसे कई पार्ट्स हैं, लेकिन कई पार्ट्स को मैं यहां डिमॉन्स्ट्रेट करने से पहले सबसे पहले मैं डिफाइन करने की कोशिश करूंगा ट्रांसमिशन लाइन खुद को। So first I'm going to take the definition of the transmission line. Definition of the transmission line. So as such there is no definition of the transmission line, लेकिन इस स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं ट्रांसमिशन लाइन को लमसम डिफाइन कर सकता हूं। So the transmission line is the arrangement of 2 parallel conducting structure. I'll repeat it again. The transmission line is the arrangement of 2 parallel conducting structure which carries the electrical signal from one point to another point. तो इसका मतलब डेफिनेशन क्या है? It's the arrangement of 2 parallel conducting structure, 2 parallel conducting structure used for electrical signal transmission. Obviously most of the time you will be getting the transmission will be taking place between the transmitter to the receiver. Maybe this is what your transmitter in and this is what your receiver in. Moreover, अब अगर आप क्लासिफाई करना चाहें ट्रांसमिशन लाइन को, तो इनकी आकृति स्ट्रक्चर के हिसाब से ही ट्रांसमिशन लाइन को अपन क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। सो नाउ इन नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑब्वियसली ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो आपने एक चीज देखा हुआ, इट्स अरेंजमेंट ऑफ 2 पैरेलल कंडक्टिंग स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो इसका मतलब आप ये देखेंगे कि इसके जो क्लासिफिकेशन है उसमें मैं 2 पैरेलल कंडक्टिंग स्ट्रक्चर यूज करूंगा, बट वो स्ट्रक्चर कैसा है वो अलग अलग इसको क्लासिफाई करेगा। तो सबसे वाइडली यूज्ड और आपके गेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है या क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन वो बोलता हूं तो वो होगा 2 पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन। अगर आप इसके अरेंजमेंट या स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, सो यू विल बी हैविंग द 2 पैरेलल कंडक्टिंग वायर which will be carrying your signal obviously from source side to the generator side. You can have like this is what your, let's take it's a source side, so it will be carrying your signal, your source signal maybe from your input side towards your load side. Let's call it this is what your load side, and having the load resistance as equals to of RL. Is the part clear? Moreover, you can have the another classification. We can call this as a classification number A. Now you can have the another classification and it's called coax cable. Coax cable will be another structure of the transmission line. They are the 2 parallel conducting wire. They will be running
in parallel with each other, but their arrangement is sort of different. How it will be? It is sort of this. If you take its cross sectional area, it used to be something like this. See this blackish portion you are seeing, no? It's nothing but it's a conducting cylindrical wire, and having the same center you'll have another conductor which will be occupied by its outside. So parallelly it will be running in this way, and parallelly it will be running in this way, and same conductor will be running in this way. So again I can say we have got the two conductor. The first is nothing but the dense cylindrical conductor, the second is nothing but the hollow cylindrical conductor, and they have been running in parallel. So ये जो blackish portion दिख रहा है ऊपर का, और एक जो क्या है darkest portion दिख रहा है अंदर का, दोनों के दोनों क्या है कंडक्टर है, और उसके बीच में जो मटेरियल भरा हुआ है it is insulator. Like here also we had a insulator in between, or we can say the dielectric D is filled in between. And anyways, this kind of the transmission line is called coaxial transmission line. Coaxial transmission line. Last but never the least, we can have planar transmission line. How it used to be? तो दो कंडक्टिंग प्लेन्स जो हैं वो पैरेलली एक दूसरे से क्या करते हैं, लॉन्ग वाइज रन करते हैं, एंड इट कनेक्ट्स द सोर्स टू लोड. लाइक अगर इसको सोर्स से लोड को कनेक्ट करना है, सो द कनेक्शन कुड हैव बीन, ये कंडक्टिंग स्ट्रक्चर है, आप यहां से आउटकम निकाल सकते हैं, ये कंडक्टिंग स्ट्रक्चर है, आप यहां से आउटकम निकाल सकते हैं, एंड यू कैन कनेक्ट विथ द व्हाट, अ सोर्स. एंड सिमिलरली आप राइट साइड में जाके देखेंगे, यू विल बी गेटिंग द सेम स्ट्रक्चर अगेन. इफ यू वांट वी कैन ड्रॉ दिस. सो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, sort of this, and here it will get connected with the load. Here it will get connected with your load RL. And anyways, this arrangement is called coaxial transmission line. Is that part clear? Similarly, in the same way, this is nothing but a planar transmission line. You can see the two planes which are made of conductors, they have been running in parallel. So sort of we can have, ये दो अलग अलग planes हैं, ये दोनों अलग अलग planes जो हैं वो equidistance maintain करके parallel they have been running. So in general or in broad sense, अगर आप structure wise transmission line को classify करना चाहें तो you can classify in three different parts, starting from which is nothing but two parallel wire transmission line, thereafter is a coaxial transmission line, and thereafter is nothing but the planar transmission line. आपने इस टाइप का स्ट्रक्चर तो इन जनरल देखा होगा, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको कहां देखने को मिलेगा? यूजुअली यू विल बी सीइंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. आपने देखा होगा आपके घर के आसपास जो बड़े बड़े टावर्स होते हैं, वहां आपका हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन जो होता है वो होता है टू पैरेलल वायर कंडक्टर्स के थ्रू. कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, आपने ध्यान दिया होगा, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये कुछ ऐसा होता है स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा ये. और यहां से जो वायर्स आपके रन करते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप देखें, सो द वायर विच रन्स थ्रू दिस sort of this, and they used to be parallel wire structure. और ये कहीं ना कहीं जीता जागता उदाहरण है किसका? टू पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन का, जो आप देखे हुए होंगे. दूसरा इस टाइप का ट्रांसमिशन लाइन भी आपने देखा हुआ होगा. अगर आपके घर में डिश एंटीना है, चाहे वो टाटा स्काई हो, एयरटेल हो, तो वहां जब आपके सेट टॉप बॉक्स से जो आउटकम निकलता है, या छोड़ो उसको, सेट टॉप बॉक्स में जो क्या आता है, इनपुट आता है, सेट टॉप बॉक्स में जो इनपुट आता है उसमें आपको देखने को मिलेगा अंदर में कुछ नहीं होगा, एक थिक वायर होगा मोटा सा, उसके बीच में क्या होगा, प्लास्टिक का इंसुलेटर कुछ भरा हुआ होगा, और उसके बाहर में कंडक्टिंग नेट जाली टाइप का कुछ होता है जिसको आप अपने सेट टॉप बॉक्स में कसते हो, और बेसिकली वो कुछ नहीं है. दैट इज व्हाट द कोएक्सियल केबल इज ऑल अबाउट. तो अगर आप देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, ध्यान देना, यहां से कुछ लोहे का एक रॉड टाइप का निकला हुआ होता है, और इसके ऊपर में क्या होते हैं, नेट्स होते हैं. और ये कुछ नहीं है, इट्स ए स्ट्रक्चर ऑफ द कोएक्सियल केबल. बट एनीवेज, बोथ ऑफ देम कम्स अंडर द
ट्रांसमिशन लाइन। प्लेनार ट्रांसमिशन लाइन इज यूज्ड वेरी लेस ऑफन, इसके कुछ स्पेशलाइज्ड केस हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू डील विद इट। और एक चीज ध्यान देना, आपके गेट के सिलेबस के लिए दिस टू आर इंपॉर्टेंट एंड मोर ओवर दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मोस्ट स्ट्रक्चर आउट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। इज दैट पार्ट क्लियर? चलिए अब यहां एक चीज ध्यान देंगे, थोड़ा समझने की बात है। सर एक चीज बताओ, तो ट्रांसमिशन लाइन कर क्यों रहे हो आप? कल के दिन कुछ नहीं है, दो कंडक्टिंग लाइंस हैं या दो कंडक्टिंग क्या है आपके स्ट्रक्चर्स हैं, सोर्स से लोड को कनेक्ट कर रहे हैं, तो नेटवर्क में तो मैंने इसकी स्टडी की है सर। कल के दिन आराम से यहां मैं केवीएल लगा सकता हूं, किसी एक नोड पे केसीएल लगा सकता हूं, यहां इससे मैं इनपुट इंपिडेंस पूछ सकता हूं, चाहे वो नॉर्टन से चाहे वो थ्योनिन से। कल के दिन मैं सुपरपोजिशन लगा सकता हूं। वाकई में लगा सकते हैं क्या? That means now my question comes to a point whether the KCL, KVL, all of the lumped network theorems like Norton, Thevenin, superposition, whether all they are valid in all of the situation when the electrical signal is transmitted from one side to another side। मैंने अभी भी क्या करना है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट करना है एक साइड से दूसरे साइड, तो यहां KVL, किसी एक पॉइंट पे KCL, इनपुट इंपिडेंस सीन फ्रॉम दी नॉर्टन और थ्योनिन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम आप लगा सकते हैं क्या इन ऑल ऑफ द वर्किंग कंडीशंस? जवाब होगा नहीं, जवाब होगा नहीं। और एक्चुअली में ये जो बड़ा सा नहीं है, इसने ही पूरा का पूरा एक कंसेप्ट का जन्म दिया, और जो कंसेप्ट होने जा रहा था कंसेप्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। इज दैट पार्ट क्लियर? देखते हैं, तो अब थोड़ा सा फोकस यहां करो, तब समझ में आएगा ट्रांसमिशन लाइन में बेसिकली क्या ऐसा डिफरेंस है। अगर बाय द वे आपको कंडक्टिंग पेयर से लोड को, सोर्स को अगर जोड़ना ही था तो नेटवर्क में किए तो यही थे, बट नेटवर्क एक पूरा का पूरा अलग थ्योरी है और आपका ट्रांसमिशन लाइन एक पूरा का पूरा अलग थ्योरी है। तो व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस? द बेसिक डिफरेंस इज दैट इन ट्रांसमिशन लाइन you'll see neither you can apply KCL, neither you can apply KVL, neither you can apply Norton, Thevenin, superposition. No, but why sir? See, now the problem comes in a picture. Why sir? ध्यान देना, तो लिख लेंगे प्रॉब्लम, whether the KCL, KVL, Norton, Thevenin, superposition are valid for all of the electrical circuits, all of the electrical circuits। आंसर लिखेंगे no। रीजन देखना क्या होता है। तो अभी तक एक चीज ध्यान देना, अगर आपने क्या लिया है, कंडक्टर लिया है और उसको आपने कनेक्ट किया है, कंडक्टर को बाय द वे एक साइड से आपने कनेक्ट किया है, किससे? सोर्स से, और दूसरी साइड से कनेक्ट किया है लोड से। लेट्स टेक दिस इज व्हाट योर सोर्स साइड इज एंड लेट्स टेक दिस इज व्हाट इज योर लोड साइड इज। चलो रजिस्ट्री ले लेता हूं, लोड साइड इज। लेकिन एक चीज ध्यान देना, अभी तक मेरा बेसिक असम्पशन ये रहा कि एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे अगर आपने स्विच को क्या किया है, क्लोज किया है, सो एट द मोमेंट द स्विच गॉट क्लोज्ड, द वोल्टेज विच परसिस्ट एट दैट पॉइंट, मे बी आई कैन कॉल इट द पोर्ट नंबर AA डैश, उसी टाइम पे ही आपको वो वोल्टेज कहां मिल जाता है, BB डैश में मिल जाता है। दैट मीन्स आई अज्यूम the signal travels in the conducting medium with an infinite speed। मेरा basic assumption ये था, my assumption was electrical signal travels with the infinite speed। ये मेरा ideal understanding था, but practically the signal from one end to another end travels with a finite speed, but practically it is quite different। practically electrical signal travels with the finite speed, तो सर इससे पंगा क्या हुआ? अगर चलो ये हो भी गया, मान भी लिया कि प्रैक्टिकली आपके फाइनाइट स्पीड से आपका वेव ट्रैवल इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल करेगा एक एंड से दूसरे एंड तक, तो ऐसा क्या कहानी होगा? इससे कहानी होगा मेरे भाई, देखो समझने की कोशिश करना। अगर इनपुट एक साइनसोइडल सिग्नल है, अगर आपने t = 0 पे सिग्नल को जैसे ही कनेक्ट किया AA डैश से, उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में टाइम लगेगा,
और उतने देर में आपका इनपुट सिग्नल ही चेंज हो चुका होगा। तो ओवरऑल ये समझ में आ रहा है कि है तो ये पूरा का पूरा एक कंडक्टिंग क्या स्ट्रक्चर, लेकिन ये कंडक्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो इक्विपोटेंशियल कंडक्टिंग स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? क्योंकि सिग्नल को धीरे धीरे खिसक के आगे पहुंचने में टाइम लग रहा है और उस बीच में आपका इनपुट सिग्नल अपने वोल्टेजेस को चेंज कर रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आपने जैसे इसको स्विच ऑन किया, हो सकता है ये वोल्टेज जो है एक्साइट हो गया हो V1 से, लेकिन ये तो नदारद बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सिग्नल यहां तक तो पहुंचा नहीं, लेकिन ये सिग्नल जब तक यहां पहुंचा, ये सिग्नल अपने वोल्टेज को चेंज कर चुका है। और वो तो छोड़ दो, मैंने तो केवल दो एक्सट्रीम वैल्यूज बात की, मिडिल के साथ भी यही होगा। मिडिल के साथ ये वोल्टेज जब यहां से यहां पहुंचेगा, ये इनपुट वोल्टेज वुड हैव बीन चेंज। तो ओवरऑल लेंथ वाइज ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन अगर स्टडी करें तो देख के ये समझ में आएगा, सर ये पूरा का पूरा जो वायर है ना, इसमें वोल्टेज का एक कॉम्प्लेक्स क्या होगा, बिहेवियर होगा। हो सकता है कहीं वोल्टेज ज्यादा यहां हो सकता है ये V1 हो, ये वोल्टेज हो V2 और ये वोल्टेज हो सकता है V3। और पता चल रहा है मुझे V3 जो है वो बड़ा है, सॉरी V3 जो है वो छोटा है V1 से, और V2 जो छोटा है वो भी है V1 से। तो अगर इस लाइन सेगमेंट में आप KVL लगाते हैं तो आपका फ्लो ऑफ करंट जो होगा KCL के हिसाब से वो कहां से कहां होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और सॉरी उल्टा कर ले, चलो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो यहां से यहां और यहां से यहां। तो इसका मतलब अगर इस लाइन सेगमेंट की आप कीनली स्टडी करें तो यहां कोई एज सच लूप करंट फ्लो नहीं हो रहा। यहां से फ्लो ऑफ करंट इस डायरेक्शन में, यहां से फ्लो ऑफ करंट इस डायरेक्शन में है। तो आप ये बताओ KVL लगा लोगे मेरे भाई? KVL तो ये बोलता था बंद किए, एक सेम सीरीज करंट यहां से यहां तक फ्लो होगा, और वो सेम सीरीज करंट जो है वो कल के दिन KVL लूप लगाने में आपकी सहायता करेगा। बट भूल जाओ, यहां तो कुछ भी है। तो इसका मतलब यह है कि अगर प्रैक्टिकली आपका सिग्नल अगर फाइनाइट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, सो द वेरिएशन or the propagation of the voltage across the transmission line or the parallel conducting structure is gonna be too complex। हाँ, लेकिन अगर ये स्पीड इनफाइनाइट स्पीड से होती तब क्या होता, एट अ मोमेंट इट गॉट क्लोज, ये पूरा का पूरा सेम वोल्टेज होता और यहां से एक फ्लो ऑफ करंट होता। वो फ्लो ऑफ करंट कितना होता भाई मेरे, VS डिवाइड बाय RL। वो लेकिन तब होता जब आपकी स्पीड क्या होती, इनफाइनाइट होती। तो सर ये तो पंगा बढ़ गया है सर, ये तो ना तो मैं KVL लगाऊंगा, KVL भूल जाओ भाई, यहां करंट हो सकता है यहां फ्लो कर रहा हो, 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 भूल जाओगे KVL। तो सर ये प्रॉब्लम था क्या, थोड़ा और अच्छे से समझाओ ना। चलिए समझते हैं। तो ओवरऑल है ये, बाय द वे फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई डिड, आई टुक द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन एज अ L। सो लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन आई हैव टेकन लेंथ ऑफ TX as L, and similarly speed of the electrical signal, speed of electrical signal as VP। ठीक, and now I am deciding or defining transient time। Transient time, what is that? For the time being I am writing it TR। The transient time is the time taken by the signal to reach from source to load or लोड टू सोर्स, आइदर वन साइड, नो केवल एक साइड। तो चलो मैं इसको बोल रहा हूं कि लोड, सोर्स से लोड तक पहुंचने में जितना टाइम आपका सिग्नल लेगा, दैट इज नथिंग बट द ट्रांजिएंट टाइम ऑफ योर सिग्नल। मोर ओवर, चलिए तो इसका लेंथ जो है कितना है, L है, और ये कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, VP स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो कितना टाइम लगेगा, ये TR टाइम लेगा। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर ये TR जो है L डिवाइड बाय VP से अगर निकाल लिया गया है, तो कब ये TR जो होगा डोमिनेंट होगा और कब ये TR डोमिनेंट नहीं होगा, समझने की कोशिश करना। आपने जो इनपुट सिग्नल यहां लगाया है, वॉट एवर द इनपुट सिग्नल यू हैव अप्लाइड अक्रॉस दिस सोर्स, लेट्स टेक दिस इज नथिंग बट ओमेगा T वर्सेस ऑफ, चलो ओमेगा T नहीं, T लो ज्यादा अच्छा होगा, T वर्सेस ऑफ VS सिग्नल लगाया है। सो दिस इज व्हाट योर टाइम पीरियड इज, and the time period has been taken as capital T for the time being, capital T for the time being। तो ध्यान देंगे ट्रांजिएंट टाइम का इंपैक्ट तब तगड़ा होगा, ट्रांजिएंट टाइम, चलो एक चीज मैं मानता हूं, जब ट्रांजिएंट टाइम TR बहुत छोटा है किससे, कैपिटल T से, तब आप ये बोल सकते हैं कि सर
इस ट्रांजिएंट टाइम का इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं है। क्यों? सिग्नल बड़ा स्लगिश सा सिग्नल है, सिग्नल अपने पूरे के पूरे एक साइकिल को कंप्लीट करने में टी टाइम ले रहा है, उतने में पूरा का पूरा सिग्नल यहां से यहां तक पहुंच चुका है। दैट मींस आई कैन से आप पूरे के पूरे ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज का जो वेरिएशन होगा दैट विल नॉट बी मच। क्यों भाई? वोल्टेज का जो वेरिएशन है वो कौन डिसाइड कर रहा है? टी डिसाइड कर रहा है। टी जितना कम होगा वोल्टेज का वेरिएशन टुवर्ड्स द सोर्स साइड उतना तेज होगा, और टी आर डिसाइड कर रहा है कि सिग्नल यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन अगर सिग्नल लेफ्ट से राइट तक पहुंचने में टी आर टाइम ले रहा है, whereas which is much much smaller than the change or the rate of change in signal itself, तो बोल सकते हो सर कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांजिएंट का इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं है। और कायदे से यहां आप क्या लगा सकते हो, पूरा का पूरा ये जो केवीएल है, केसीएल है, नॉर्टन है, थ्योनिन है, और सुपरपोजिशन लगा सकते हो। और आई कैन से इन दैट केस योर नेटवर्क कैन बी डेल्ट विद अ लम्प्ड नेटवर्क। लम्प्ड नेटवर्क, लम्प्ड क्या है मैं पढ़ूंगा, जो आपने कहां पढ़ा हुआ है, नेटवर्क एनालिसिस में पढ़ा हुआ है। कुछ नहीं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस है। आप हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो। कभी ये दिमाग नहीं लगाते सर कि जिस टाइम पे अगर आपने वोल्टेज लगाया है सर कितने देर में लोड में पहुंचेगा। आप मान के चलते हो इट डज नॉट टेक एनी अमाउंट ऑफ टाइम एंड जस्ट इट रीचेस टू द लोड इटसेल्फ। लेकिन ये पंगा कब बढ़ जाएगा, ध्यान देना, ये पंगा कब बढ़ जाएगा? ये पंगा तब बढ़ जाएगा जब टी आर अगर बहुत छोटा नहीं है टी से, या तो इसके बराबर हो जाए, इसके कंपेरेबल हो जाए, और ज्यादा तो फिर तो दूसरी दुनिया में पहुंच गया। तो अगर टी आर अगर बहुत छोटा नहीं है टी से, इसका मतलब ये यहां से यहां तक पहुंचने में जितना टाइम टी आर ले रहा है उस बीच में आपका इनपुट सिग्नल हैज चेंज सब्सिक्वेंटली, अच्छे से चेंज हो चुका है। तब समझ में आता है कि सर अब पंगा तो हो गया, आप केवीएल, केसीएल ये सब यूज नहीं कर सकते। तब कायदे से आप यहां लम्प्ड नेटवर्क का यूज नहीं कर सकते। और इस एनालिसिस को करने के लिए मैं यूज करूंगा द कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्क। तो एक चीज ध्यान देंगे, लम्प्ड नेटवर्क का यूज कब कब होगा? जब पहली बात आप अगर किससे डील कर रहे हो, ध्यान देना, बड़े टी से डील कर रहे हो या लो फ्रीक्वेंसी से डील कर रहे हो। और एक चीज ध्यान देना, आप अगर नेटवर्क पढ़ रहे हो तो आपने लगभग टाइम जो इनपुट सिग्नल लिया है वो क्या लिया है? डीसी सिग्नल लिया है। और डीसी सिग्नल का अगर टाइम पीरियड देखेंगे इट्स टू ह्यूज, ठीक है। तो अगर मैं लम्प्ड नेटवर्क का देखूं बात कहां कहां किया जा सकता है, तो लम्प्ड नेटवर्क यूज किया जा सकता है जब आपका इनपुट सिग्नल क्या हो? डीसी हो। बिल्कुल करो। लम्प्ड नेटवर्क जो पूरा का पूरा नेटवर्क एनालिसिस किए थे वो लम्प्ड नेटवर्क है, आगे देखूंगा लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, बिल्कुल करो। एक और भी इसका रीजनिंग हो सकता है, ध्यान देना, टी आर थोड़ा समझने की कोशिश करना। टी आर आया कहां से? एल डिवाइड बाय वीपी। कल के दिन अगर मान लो आपके इनपुट की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज्यादा नहीं भी है, लेकिन अगर ट्रांसमिशन लाइन का अगर लेंथ बढ़ता जा रहा है, अगर लेंथ बढ़ता जाएगा तो कहीं ना कहीं ट्रांजिट टाइम इज द टाइम टेकन बाय द सिग्नल टू रीच फ्रॉम सोर्स टू लोड, वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और शायद एक टाइम पे आपने जो टी आर मच मच स्मॉलर देन कैपिटल टी का केस लिया है वो वायलेट हो जाए। तो कायदे से आपको क्या लग रहा है, ये जो पंगा है इनपुट डीसी, और दूसरा अगर आप एसी लगाते भी है ना, एसी लगाते भी हैं, तो ये क्या हो? लो फ्रीक्वेंसी का एसी हो, लो फ्रीक्वेंसी का एसी हो। और ऊपर से अगर आप एसी लगाते भी हैं ना लो फ्रीक्वेंसी का, तो जो आपका क्या हो? ट्रांसमिशन लाइन लेंथ हो, या लेंथ हो बोलना चाहिए, लेंथ ऑफ द टू कंडक्टिंग पैरेलल लाइंस, वो क्या होना चाहिए? स्मॉलर इन साइड होना चाहिए, स्मॉलर इन साइड होना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर बाय द वे आपने कहानी उल्टी लिख दी, या फिर अगर मैं बोलूं कि पता चल रहा है हाई फ्रीक्वेंसी आपने सोर्स लगा दिया, इनपुट सोर्स, और या फिर टू कंडक्टिंग पैरेलल जो लाइंस हैं उनका लेंथ बहुत बड़ा है, लेंथ इज हाई, then analysis has to be made with the distributed network. So I think you should have the fair idea about it कि सिग्नल अगर इनफाइनाइट स्पीड से चलेगा तो सब चीज सही है, अगर फाइनाइट स्पीड से चलेगा तो कई पंगे हैं। पहला पंगा तो ये है कि अगर ये लेंथ छोटा भी है और अगर आपका इनपुट फ्रीक्वेंसी बहुत तेज है तो आप ये देखना चाहोगे सर मैं तो पंगे में आ जाऊंगा। क्यों? अगर ये बहुत तेजी से चेंज हो रहा है और आपका टी आर जो है वो कंपेरेटिवली क्या है? ज्यादा है, तो आपको ये देखने को मिलेगा जितना फास्ट आपका इनपुट सिग्नल चेंज हो रहा है उतना जल्दी से ट्रेवल आपका सिग्नल वन एंड से दूसरे एंड नहीं कर पाया। सो यू विल हैव अ सब्सटेंशियल वोल्टेज डिफरेंसेस ओवर द लाइन लेंथ एंड बेसिकली यू कैन नॉट डील विद दैट प्रॉब्लम यूजिंग लम्प्ड नेटवर्क। दूसरा तरीका ये हो सकता था अगर इनपुट सिग्नल जो है वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, बाय द वे 50 हर्ट्ज का घर की सप्लाई है, लेकिन उस समय अगर बाय द वे ये जो लेंथ है
किसका? लाइन लेंथ। अगर वो 100 किलोमीटर हो, 200 किलोमीटर हो, ऑल्दो फ्रीक्वेंसी छोटा है, लेकिन आप ये देख सकते हैं लेंथ बड़ा होने के कारण आपका टीआर काफी बड़ा है, और टीआर और अगर टी आपस में कंपेरेबल हो गए तब इसकी स्टडी फिर आप लंब नेटवर्क से नहीं कर सकते। तो ध्यान देंगे, if the high frequency input signal has been applied or a low frequency input signal in a range of 50 hertz has been applied to a long length conducting wire, the analysis has to be made with a distributed network, has to be made using distributed network। नेटवर्क में आप देख लेना, ध्यान रखना, नेटवर्क में इसके बारे में कभी कोई स्टडी ही नहीं होगी। नेटवर्क केवल इसके इर्द गिर्द घूमोगे आप, केवल इसके इर्द गिर्द। और रीजन भी है, नेटवर्क में कभी आपको टेंशन हुआ भी नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नेटवर्क में आपका इनपुट हमेशा और हमेशा क्या रहा था? या तो डीसी सिग्नल रहा था, और एसी सिग्नल रहा था तो होम सप्लाई रहा था 50 हर्ट्ज का, और उसमें अगर आपने केवीएल और केसीएल एक सर्किट बनाया भी था तो उस सर्किट का लेंथ कितना रहा होगा? 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर। तो मुझे ये समझ में आता है कि वहां लंब नेटवर्क से काम चल जाता था। लेकिन कल के दिन जैसे इलेक्ट्रिकल वाले पावर सप्लाई ट्रांसमिट करते हैं, होता तो 50 हर्ट्ज का है, लेकिन वो 2-2, 3-3, 400 किलोमीटर दूर तक ट्रांसमिट करते हैं। लाइक छत्तीसगढ़ से कल के दिन ट्रांसमिट कर रहे होंगे मध्य प्रदेश तक। तो हुआ ये, फ्रीक्वेंसी इनपुट का तो कम है लेकिन लेंथ बहुत ज्यादा है। प्रॉब्लम तो होगी, और उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए आप लंब नेटवर्क यूज नहीं कर सकते। यू हैव टू कम टू दिस। अग्रीड व्हाट आई एम सेइंग? तो थोड़ा ध्यान देना कि ये जो कहानी है ये कहां से आई, इसका कोई मतलब होता है। लंब नेटवर्क में आपने एल को हेनरी रखा, सिमिलरली अगर मैं देखता हूं आर को आपने ओम्स रखा, और सिमिलरली कैपेसिटेंस को फैरेड रखा। ये चीजें अब इतनी आसान यहां नहीं होने जा रही, क्योंकि लंब नेटवर्क में आप एग्जैक्ट इलेक्ट्रिकल पैरामीटर बता पा रहे थे, बट हियर यू कैन नॉट से द इलेक्ट्रिकल पैरामीटर एग्जैक्टली। बट हाउ विल यू डील दैट? That we are going to study afterwards। मैं कुछ नहीं करूंगा, समझना अगले क्लास में क्या करूंगा, मैं इस पूरे के पूरे ट्रांसमिशन लाइन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूंगा, इन्फिनिटली स्मॉल टुकड़ों में। तो अगर मैं इन्फिनिटली स्मॉल टुकड़ों में अगर इसकी स्टडी करूंगा तो इस ट्रांजिएंट टाइम टीआर का कोई इंपैक्ट होगा? नहीं होगा। क्यों? अगर मैं इन्फिनिटली स्मॉल, अगर मैंने क्या लिया है, पैरेलल कंडक्टिंग पाथ लिया है, तो इसके यहां से यहां तक पहुंचने में सिग्नल विल नॉट टेक एनी टाइम, और नहीं लेगा तो उस छोटे से सेगमेंट में मैं कहीं ना कहीं लंब्ड नेटवर्क एनालिसिस कर सकता हूं, जो कायदे से नेटवर्क में आपने केवीएल और केसीएल लगा के किया था। और उसी सेगमेंट को लेके अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट कर जाऊं कहां से कहां तक, इनपुट से लेके आउटपुट तक, तब मैं मान के चल रहा हूं कि आप पूरे के पूरे ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस कर चुके हो। तो ओवरऑल ट्रांसमिशन लाइन में होगा क्या? ट्रांसमिशन लाइन एनालिसिस एक पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटिव एनालिसिस है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एनालिसिस का मतलब इसमें कुछ नया स्ट्रक्चर नहीं है, यहां भी कंडक्टर है, यहां भी सोर्स है, और यहां भी लोड है। लेकिन यूजुअली या तो आपका इनपुट सोर्स बहुत तगड़ा होगा, फ्रीक्वेंसी वाइज अगर बहुत तगड़ा सोर्स होगा, तो लेंथ अगर लॉन्ग नहीं भी होगा तब भी आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्क मान के इसका एनालिसिस करेंगे, विच इज कॉल्ड ट्रांसमिशन लाइन एनालिसिस अगेन। या फिर दूसरा तरीका यह है कि अगर आपका इनपुट सिग्नल अगर बाय द वे क्या हो, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हो, मे बी एसी जो आपका पावर सप्लाई होता है, लेकिन अगर लेंथ बड़ा है, स्टिल द इंपैक्ट ऑफ टीआर विल कम इन द पिक्चर। वहां भी आपको क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एनालिसिस ही करना होगा। एनीवेज, तो ट्रांसमिशन लाइन के अगर बारे में बात करते हैं तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज द ट्रांसमिशन लाइन इज ऑल अबाउट। तो अगर मैं एग्जांपल देखता हूं किसका भैया, डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट का, तो कल के दिन जितना भी पावर केबल है जो यूज होता है, मान लो यहां से 50 हर्ट्ज के लिए यूज हुआ है, आपके घर में जो ऊपर में जो बड़े बड़े क्या गए होंगे, हाई टेंशन वायर्स गए होंगे, है तो 50 हर्ट्ज, लेकिन वो गए कहां से कहां है, हो सकता है यहां से कहां गए हों, एमपी गए हों, हो सकता है कितना किलोमीटर हो, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। तो यार एक चीज ध्यान देना, आपका फ्रीक्वेंसी तो हाई नहीं है लेकिन लेंथ इतना हाई है कि टीआर का इंपैक्ट आएगा, और जहां भी टीआर का इंपैक्ट सीवियर है आपको एनालिसिस करना होगा डिस्ट्रीब्यूटिव एनालिसिस से। दूसरा तरीका ये हो सकता है, जैसे अगर मैं ये बोलूं, आपके प्रोसेसर जो हैं कंप्यूटर के अंदर, प्रोसेसर्स हैं, ये प्रोसेसर्स मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज में आजकल काम करने लगे हैं। तो बाय द वे अगर एक प्रोसेसर अगर किससे कनेक्टेड है आपके, बाय द वे चलो आपके पेन ड्राइव पोर्ट से कनेक्टेड है, और इनके बीच में जो क्या है, लेंथ तो छोटा होगा भाई, ये होगा कितना बड़ा, आप पूरा का पूरा जो लैपटॉप है तो लेंथ तो छोटा ही होगा। मान लो आपका जो यूएसबी पोर्ट है और आपका प्रोसेसर के बीच का डिस्टेंस वो बहुत कम है, लेकिन एक चीज ध्यान देना, उस बीच में जो क्या है सिग्नल ट्रैवल कर रहा है वो गीगाहर्ट्ज में ट्रैवल कर रहा है बाय द वे।
So although their length is very small, but still as the source signal is carrying a very high frequency, here also the analysis has to be made using the distributed network, or I can say this is a transmission line and even this is a transmission line. That means low frequency with a long length or high frequency छोटा लाइन भी चलेगा. You have to study with the what distributed network alone. तो नेटवर्क की एक औकात थी, उस औकात को वहां तक रखो. अब बात कर रहे हैं एक बड़ी रीजंस का. एनीवेज, स्वागत है आपका ट्रांसमिशन लाइन में. चलिए, तो इसकी एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू वेरी मच.